जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और ब्रांड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए शुक्ल सीरीज का ये तीसरा पार्ट है और पहले में हमने बहुत विस्तार से रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका लिखी है उस पर बहुत ही विस्तार से बात किया है। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको भी मैंने इंडिकेट किया कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो दूसरा आपका चैप्टर था उनमें हमने जो है जो शुक्ल जी ने वक्तव्य दिया है, यानी जो उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि यहाँ प्रथम संस्करण की भूमिका में ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। फिर जो प्रवर्धित और संशोधित संस्करण वो आता है, उनमें उन्होंने क्या-क्या चीज़ें नया मेंशन किया है, उनके बारे में विस्तार से बात किया। पिछली क्लास में हमने इंडेक्स को समझाया क्योंकि इसमें जो प्रकरण का विभाजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में हम वहीं से शुरू करेंगे कि आपको पिछली क्लास में हमने प्रकरण को कैसे समझाया था। प्रकरण को और अच्छे से समझाएंगे ताकि पूरा जो क्लास का ये स्ट्रक्चर कैसे है, प्रकरण में डिवाइड कैसे शुक्ल जी की किताब, वो आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम चैप्टर पे मूव करेंगे। तो अभी हम आजकल में नोट्स रिवाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तो आपको पूरी इनकी किताब को ही समझना है। जब आप चैप्टर समझने लगेंगे फिर हम नोट्स रिवीजन पे आ जाएंगे। तो ये डेमो क्लास का थर्ड क्लास है और यहाँ पे अब देखिए, और बाकी जो भी विद्यार्थी क्लास में पूरा बहुत व्यवस्थित पढ़ना चाहते हैं, 2000 में 4 किताबों को हम नोट्स के साथ फुल रिवाइज करा रहे हैं। और बाकी मेरे पढ़ाने के परिचित हैं, आपने शैली देखी है। इस तरीके से आप कोर्स में जाएंगे और वहाँ पे ऐसे ही आपको क्लासेज वहाँ पे 4 वो मतलब बॉक्स बने हैं, वहाँ पे आपको क्लासेज मिलेंगे। बाकी ये सारे नोट्स वगैरह मेरे खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ से पढ़ाते हैं और ये किताब हम लेके चल रहे हैं। हम बिना देर करते हुए सीधे इंटेक्स पे आ जाते हैं। तुमने यहाँ से पूरी यात्रा शुरू की थी। पिछली क्लास में हमने ये किया था और इम्पोर्टेंट बहुत सारे पॉइंट को मैंने लिख लिख के समझा दिया है। तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से क्लास अपने आप में बहुत अलग क्लास है। मैंने शुक्ल जी को पहले भी पढ़ाया है, लेकिन इस तरीके से लिख के नहीं पढ़ाना और ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट पॉइंट को इंडिकेट नहीं करना। तो अभी क्या है कि इस बार जो है मैंने ये सारी चीज़ें लिख के और एक-एक चीज़ समझाने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है इस बार शुक्ल जी की किताब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत अहम भूमिका है हर एक एग्ज़ाम में इनका। तो पिछली क्लास में हमने विषय सूची को तो आपको इस तरीके से देखिए समझा दिया, लेकिन एक बार हम संक्षेप में पहले प्रकरण का विभाजन देख लेते हैं, है ना? प्रकरण का विभाजन समझ लेंगे तो हमें आगे के लिए बड़ी सुविधा होगी पूरे क्लास को करने का, क्योंकि यहाँ से ना क्लास यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमें इनको बहुत अच्छे से समझ लेना, तभी हम आज काल विभाग से इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे क्लास को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम्म, चलिए देखते हैं एक एक। तो हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले जो इन्होंने अपनी पूरी किताब को कैसे डिवाइड किया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, विषय सूची। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक एक कालखंड को इन्होंने बांटा कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बात किसके बारे में करेंगे? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आदिकाल के बारे में। अब शुक्ल जी की किताब में जब आप आदिकाल का डिवीजन देखेंगे तो इन्होंने आदिकाल को सबसे पहले क्या किया है? पहले कहा है सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। दूसरे को इन्होंने कहा अपभ्रंश काव्य। तीसरे को इन्होंने कहा देश भाषा काव्य। और चौथे को इन्होंने कहा, अब यहाँ पे आप अभी ध्यान देना है, एक बहुत कॉमन चीज़ है हम आपको बताएंगे जहाँ पे हमसे गलती हो सकता है, फुटकल रचना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रकरण का डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग आदिकाल के तहत जो है
ये अभी क्या देख रहे हैं, प्रकरण देख रहे हैं, और प्रकरण ये 1 है, ठीक है। ये प्रकरण 2 है, ये प्रकरण 3 है, ये प्रकरण 4 है। अब ये देखिए कि क्योंकि हम लोग अभी कौन सा वो देख रहे हैं, आदिकाल देख रहे हैं, तो सामान्य परिचय, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य, फुटकल रचना में ये जो विभाजित किए हैं, तो इन्होंने वीर गाथा काल कब से माना है? वीर गाथा काल इन दोनों को नहीं माना है, वीर गाथा काल ये यहाँ से मानते हैं, है ना। इस इंडेक्स को ऐसे बना दे रहे हैं ताकि ये हमेशा याद रहे और बाकी इसी में सेव रहेगा। तो देश भाषा काव्य ये वीर गाथा काल, और क्योंकि इन्होंने ईस्वी में नहीं बांटा है, सब चीज को संवत में बांटा है, तो ये मान के चलिए ये 1550 से इनका शुरू होता है, और ये कब तक इसको मानते हैं? 1375, ठीक है, वीरगाथा काल। यानी इन्होंने जो सामान्य परिचय वाला पोर्शन है, अपभ्रंश काव्य, यहाँ तक इन्होंने वीरगाथा काल नहीं माना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। देश भाषा काव्य से ये वीरगाथा काल मानते 1550 से 1375, ये कालखंड है। तो हमने देख लिया आदिकाल, और आदिकाल को कितने उसमें बांटा गया है? 4 में, ठीक है। ये पहला आपका क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब दूसरे पे हम मूव करते हैं। दूसरे पे इन्होंने क्या कहा, आदिकाल के बाद दूसरा हम पढ़ते हैं भक्ति काल। भक्ति काल, भक्ति काल को संवत, क्योंकि संवत में बटा है ना, तो ये ध्यान रखना है। संवत भक्ति काल को 1375 से लेके 1700 में विभाजित करते हैं, और इसको ही ये यहाँ पे कहा गया है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल में बांटा गया ना, तो पूर्व मध्यकाल आपका क्या हो जाएगा? भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल। तो भक्ति काल में अब देखिए फिर से कैसे बांटा गया। सबसे पहले सामान्य परिचय, सबसे पहले सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय के बाद जो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा है, ये दोनों को इन्होंने कैसे बांटा है? इन्होंने सीधे सीधे लिख दिया है निर्गुण धारा। और जब निर्गुण धारा लिखा है, तो निर्गुण धारा को इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया है। निर्गुण को इन्होंने 2 पार्ट में कैसे बांटा है? सबसे पहले इन्होंने ज्ञानाश्रयी की बात की है, कबीर की शाखा ज्ञानाश्रयी, तो इन्होंने क्या नाम रखा है इसका? ज्ञानाश्रयी शाखा। और ज्ञानाश्रयी शाखा के बाद इन्होंने क्या नाम रखा है? प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा। अब इसी तरीके से आप राम भक्ति शाखा, तो निर्गुण धारा में ही आप देखिए ज्ञानाश्रयी में इन्होंने और प्रेम मार्गी कर दिया। अब देखिए जो सगुण धारा है, ये जो सगुण धारा है, सगुण धारा में भी 2 पार्ट में बांट देते हैं। सगुण धारा में एक आपका आ जाता है, सबसे पहले आएगा इसमें राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। और दूसरा क्या आएगा राम भक्ति शाखा के अलावा? कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और इसके बाद प्रकरण 5 होगा, वो सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा? प्रकरण 5 इसमें हो गया। प्रकरण 6, तो जो प्रकरण 6 बच रहा है, वो भक्ति काल के जो फुटकल रचनाएं बच जाती हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगी, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। अब एक बार हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं? भक्ति काल, और भक्ति काल 1375 से 1700 पूर्व मध्यकाल कहा गया। अब यहाँ पे प्रकरण 1 है आपका, प्रकरण 1। प्रकरण 1 क्या है? सामान्य परिचय। फिर प्रकरण 2, तो प्रकरण 2 यहाँ से शुरू होता है ज्ञानाश्रयी शाखा। प्रकरण 3 है प्रेम मार्गी शाखा। ये किसके तहत आ रहा है? ये निर्गुण धारा के तहत आ रहा है। सगुण धारा के तहत प्रकरण 4 है, जिसको पहले राम भक्ति, फिर इसके बाद भक्ति, कृष्ण भक्ति 5वां, यानी राम फिर कृष्ण। फिर भक्ति काल के जो अन्य बचे हैं, वो भक्ति काल के अन्य जो भी रचनाएं बची वो 6ठे प्रकरण में। तो कुल मिला के आप ये देखो कि जो आपका भक्ति काल है वो कितने प्रकरण में बटा है? टोटल 6 प्रकरण में विभाजित है। आदिकाल 3 में है और भक्ति काल कितने में है? भक्ति काल टोटल 6 प्रकरण में है। अब हम लोग मूव करते हैं किस पे? रीति काल पे आते हैं। तो जो रीति काल है ना, रीति काल में हमको क्या देखना है? रीति काल में भी आप देखिए तो यहाँ पे प्रकरण 1 का उल्लेख है,
फिर ऐसे ही प्रकरण 2 है और ऐसे ही प्रकरण 3 है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, इसमें नाम इन्होंने क्या क्या चीज किया है। देखिए यहाँ पे भी सेम चीज आप देखिए, क्योंकि अब हम रीतिकाल पे आ गए हैं ना, तो यहाँ पे अब देखिए रीतिकाल और रीतिकाल का समय आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को संवत में देख रहे हैं, इन्होंने लिखा ही है संवत में, तो संवत 1700 से 1900 ये संवत है रीतिकाल। और रीतिकाल को हम एक अन्य नाम क्या कहेंगे, इसी को उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, ठीक है, ये हो गया। अब प्रकरण 1 जो है वो किस नाम से है, सामान्य परिचय। सामान्य परिचय जैसे आदिकाल और भक्ति काल में दिया था सामान्य परिचय। और जो प्रकरण 2 है, इसमें इन्होंने जो रीति ग्रंथकार कवि हैं, रीति ग्रंथकार कवि, उनका जिक्र किया है। और जो अन्य कवि बच रहे हैं किसके, रीतिकाल के, उन अन्य कवियों का जिक्र इन्होंने प्रकरण 3 में कर दिया है। इसका मतलब आप देखो कि रीतिकाल कुल कितने प्रकरण में बटे हैं, 3 प्रकरण में। आदिकाल 3 में, भक्ति काल 6 प्रकरण में, रीतिकाल को आप देखो तो 3 प्रकरण में। अब इसके बाद हम अब जो समझने वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ना, हमने रीतिकाल को भी समझ लिया कि 3 प्रकरण में बटा है 1700 से 1900 और बहुत अच्छे से समझ लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट काल शुरू होता है, जो समझने वाला काल है वो है आधुनिक काल, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। क्योंकि इन्होंने आधुनिक काल को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक तो गद्य में बांटा है, एक काव्य में बांटा है। आधुनिक काल का पहले आप इनका विभाजन देखें तो जो आधुनिक काल है वो इन्होंने एक तो काव्य में बांटा है और दूसरा किस में बांटा है, गद्य में। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक गद्य काव्य में बटा है, एक गद्य में बटा है। आधुनिक काल ही लेकिन 2 पोर्शन में बटा है। और सामान्यतः इसमें आप देखेंगे तो प्रकरण का डिवीजन भी बहुत अलग तरीके से है। यहीं पे हमें जो है बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम एक एक करके पहले हम एक काम करते हैं, गद्य का समझ लेते हैं, इसके बाद हम जो है गद्य के बाद जो है समझते हैं पद्य वाला, तो वो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे लग रहा है एक पेज और यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो जाके अच्छे से क्लियर होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम सोच रहे हैं ना आधुनिक काल को चार्ट इसी समय बना दे, ताकि जब भी आपको पढ़ाएं तो सिर्फ आप देखो और आपको चीजें समझ में आता रहे। तो देखिए आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल को पहली चीजें तो हमने बताया आपको कि क्या चीज ध्यान रखना है। जो आपका आधुनिक काल है वो 2 पार्ट में बटा है। कौन कौन सा पार्ट है आधुनिक काल का, एक तो यहाँ पे आप देखो आधुनिक काल वाला, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये गद्य है और गद्य के अलावा जो आधुनिक काल का दूसरा है इन्होंने काव्य में बांट रखा है। ठीक है, ये 2 कालखंड में है। अब इसमें हम सबसे पहले प्रकरण को देख लेते हैं कि इन्होंने, जैसे आधुनिक काल है ना, तो इन्होंने आधुनिक काल के उसमें आप देखेंगे अलग नाम दिया है। आधुनिक काल का इन्होंने समय आप देखें तो संवत में इन्होंने क्या रखा है, संवत में इसका समय आप देखिए तो ये 1900 से लेके 1980 मानते हैं। इतना संवत में ये पूरा इसका कालखंड है। और अब यहाँ से प्रकरण का विभाजन शुरू होता है। तो हम लोग प्रकरण का विभाजन देखते हैं एक एक करके। तो इन्होंने सबसे पहले एक काम किया है, प्रकरण 1। प्रकरण 1 जो है उसको इन्होंने क्या नाम दिया, प्रकरण 1 को क्या नाम इन्होंने दिया है, प्रकरण 1 का नाम इन्होंने पहले तो सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, साथ ही साथ उसका नाम रखा है गद्य का विकास, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज का विकास ही होगा ना। तो क्योंकि हम लोग पहले गद्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि प्रकरण 1 जो है सामान्य परिचय है अभी, और सामान्य परिचय में आपको गद्य का विकास जो है ये है।
अब जो गद्य का ये विकास है, तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि गद्य का विकास एक आधुनिक काल में हम पढ़ेंगे, 1900 के बाद की स्थिति जो बन रही है 1900 से, लेकिन 1900 से पहले की क्या स्थिति रही है। तो आधुनिक काल की पूर्व गद्य की अवस्था को शुरुआत में ये बताते हैं, 2 पोर्शन में इसको बताते हैं। यही हमने कहा था कि आपको यही चीज थोड़ा सा अलग लगेगा और इसको हमें ध्यान भी देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये गद्य का विकास तो ठीक है, लेकिन जो आप गद्य का विकास पढ़ रहे हो ना, ये आधुनिक काल में तो पढ़ रहे हो, लेकिन ये चीज हमें ये ध्यान रखना है कि जो आधुनिक काल में आपका आधुनिक काल है, उनमें भी तो आप ये देखो कि जो पूर्व के गद्य की अवस्था है, तो आधुनिक काल के पूर्व गद्य की क्या अवस्था रही है, ये भी तो पहले तो आप इससे जानेंगे, तभी तो अभी तुलनात्मक थोड़ा भी अध्ययन कर पाएंगे। तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय गद्य के विकास में कहते हैं, भाई मैं आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था की बात करूं तो मैं विभाजित कर दे रहा हूं, क्योंकि आपको ये ध्यान देना है कि इनमें 2 चीजें पहले भी रही हैं। उनमें आपका सबसे पहले तो गद्य में ही जो मिलता था, वो ब्रजभाषा गद्य के रूप में चीजें मिलती थी। कैसे मिलता था? ब्रजभाषा। और फिर आप देखते हैं कि जो आधुनिक काल से पूर्व की स्थिति यानी 1900 से पहले की स्थिति रही है, उसमें खड़ी बोली गद्य भी मिला है। तो पहले तो मुझे विकास की यात्रा में सबसे पहले उनका उल्लेख करना जरूरी है ना, इसलिए कहते हैं कि हमने प्रकरण 1 में जो आपको गद्य का विकास सबसे पहले समझाने की सोची है, उसमें सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य जो पहला है, उससे परिचित हो जाएं। और यहाँ पे आपका इस तरीके से कहते हैं कि प्रकरण 1 जो है ये समाप्त हो जाएगा, यानी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा गद्य में कि ठीक है, जो शुरुआत का कालखंड है इसमें पहले ब्रजभाषा गद्य ऐसे होता था, खड़ी बोली गद्य इस तरीके से होता था। अब दूसरा फ्रेश चैप्टर जो इसका शुरू होगा, यहाँ से आपका फ्रेश चैप्टर जो शुरू होगा उसका नाम है प्रकरण 2। उसका नाम है प्रकरण 2। अब प्रकरण 2 में आपको क्या चीज समझना है? प्रकरण 2, तो प्रकरण 2 में आप जब आएंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे प्रकरण 2 में कहते हैं, अब यहाँ से हम बताते हैं कि जो ये गद्य साहित्य आप पढ़ रहे हो उसका आविर्भाव कैसे हुआ। आविर्भाव मीन्स होता कोई चीज का शुरुआत होना। तो अब ये है कि जो गद्य साहित्य है इसका जो आविर्भाव हुआ है, ये कैसे हुआ है आविर्भाव, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आविर्भाव। तो ये चीज कहते हैं कि गद्य साहित्य का जो आविर्भाव है यहाँ से समझाएंगे। गद्य साहित्य का आविर्भाव प्रकरण 2 में। अब आपने देखा पहले की स्टेज देख ली, प्रकरण 2 में आपने गद्य साहित्य का आविर्भाव समझ लिया, तो मतलब पूरा आपको ये पता चल गया कि ठीक है ऐसे पहले था और गद्य साहित्य का आविर्भाव कुछ ऐसे हुआ। अब यहाँ पे आप यहीं पे प्रकरण 2 को क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ से ये जो नया चीज शुरू हो रहा है, इसके पहले ऐसे नहीं विभाजन था, ये चीज अलग है। इसमें अलग क्या है? क्योंकि अब यहाँ से फिर से आपका प्रकरण शुरू होगा, प्रकरण 1 2 3। ये पहले प्रकरण 1 2 गद्य में था, सामान्य परिचय और आविर्भाव, लेकिन कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ से जो रियल में शुरू हो रहा है वो नाम है इसका आधुनिक गद्य साहित्य का प्रवर्तन। ये एक बार समझ जाएंगे और दिमाग में रहेगा तो काफी क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं। बहुत बच्चों को और बहुत बार हमने समझाने की कोशिश की है, पर हम नहीं एक्सप्लेन इसलिए भी कर पाए कि ये लिखने की सुविधा और सारी चीजें नहीं थी। लेकिन इस बार मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये विभाजन समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आता है क्वेश्चन। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। सबसे पहले अब गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन में आएंगे और 3 प्रकरण में चीजों को बांटा जाएगा। अब देखिए हम समझते चल रहे हैं। प्रकरण 1, मुझे उम्मीद है कि आज तो समझा ही देंगे इसको। प्रकरण 2 और एक प्रकरण 3। ठीक है, अब ये देखिए प्रकरण 1 2 3। अब प्रकरण 1 2 3 का नाम भी देखिए अलग है। एक का नाम क्या है? गद्य का प्रवर्तन। गद्य का प्रवर्तन, ठीक है। और जो दूसरा है उसका भी नाम अगर आप देखेंगे तो गद्य का प्रवर्तन ही नाम है, कुछ अलग नहीं है। और तीसरा जो है ये गद्य साहित्य का प्रसार है। ये प्रकरण का नाम पहले बता दिया है, 3 प्रकरण।
अब यहाँ समझना क्या कि ठीक है भाई, प्रकरण 1, 2, 3 प्रवर्तन, प्रवर्तन, प्रसार है, लेकिन अलग क्या इसमें है कि जो प्रकरण 1 परंपरा का, जो गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन शुरू हो रहा है, तो इसमें प्रवर्तन में सबसे पहले तो सामान्य परिचय देना बनता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, परिचय देते हैं। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय ये नाम रखा। और दूसरा गद्य के प्रवर्तन का नाम यहाँ पे क्या रखा गया है? प्रथम उत्थान। और दूसरा जो गद्य साहित्य का प्रसार है, इसका नाम क्या है? द्वितीय उत्थान। ठीक है, इसको ध्यान रखते चलिए चीजों को, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा। अब इतना ही नहीं, और भी है प्रकरण में, 5 प्रकरण में पूरा बटा हुआ है। प्रकरण 4 और प्रकरण 5। ठीक है, अब यहाँ पे और भी क्या इन्होंने नाम रखा है इसका? प्रसार के बाद, प्रसार के बाद जब प्रसार हुआ है तो निर्माण कैसे हुआ है? निर्माण कैसे हुआ इसका? और एक का नाम इसका अब है गद्य साहित्य का वर्तमान गति। और इसमें आप देखेंगे इन्हीं का उत्थान के नाम से है। प्रथम उत्थान हो गया, द्वितीय उत्थान हो गया, और देखिए गद्य साहित्य के निर्माण में कोई उत्थान का नाम नहीं है, लेकिन गद्य साहित्य का जो 5वां है उसको इन्होंने क्या किया है? वर्तमान गति। ठीक है, वर्तमान गति, तृतीय उत्थान। तो ये हमारा वर्तमान वाला है, ये है तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान, अब यहां से समझिए। हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन करके। ठीक है, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन करके। आधुनिक में हम लोग क्या यहाँ से शुरू किए हैं यात्रा? आधुनिक काल। आधुनिक काल में 2 सेगमेंट में बांटा गया है। 2 सेगमेंट में बांटने में हमने क्या क्या चीजें देखी कि एक तो हमने देखा कि हम गद्य देख रहे हैं। गद्य में इन्होंने पहले प्रकरण 1 में, प्रकरण 2 में, तो प्रकरण 1 हो गया, प्रकरण 2। प्रकरण 1 में इन्होंने सामान्य परिचय नाम रखा गद्य का विकास, और प्रकरण 1 में ही पूरा इन्होंने समझा दिया कि देखिए आप शुरुआत में ब्रजभाषा गद्य कैसे विकसित हुआ था, खड़ी बोली गद्य कैसे हुआ था, और कुछ रचनाओं वगैरह के बारे में जिक्र कर लिया। तो सामान्य परिचय प्रकरण 1 में पूरा इंट्रोड्यूस आपको आधुनिक काल का इन्होंने कर दिया। और प्रकरण 2 में इन्होंने की गद्य साहित्य का शुरुआत कैसे हुआ वो बता दिया। तो यहाँ तक तो पूरा आपने देखा कि कालखंड में कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको बस क्लियर किया गया। और ये पूरी यात्रा है 1900 से 80 की यात्रा। अब यहाँ से प्रकरण, इसके बाद आप देखो आधुनिक गद्य साहित्य का जब परंपरा का प्रवर्तन होता है, तो यहाँ से इन्होंने चीजों को 5 प्रकरण में डिवाइड किया है। आधुनिक गद्य साहित्य जब परंपरा का प्रवर्तन होता है, उसमें इन्होंने प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4 और 5 माना है। और प्रकरण 1 को जो इन्होंने रखा है नाम, वो रखा है सामान्य परिचय। प्रकरण 1 जो सामान्य परिचय है, उसमें ये क्या बताते हैं? अब इसको इन्होंने संवत में ही बांटा है ना, तो यही जो सामान्य परिचय है, इसको इन्होंने बांटा है 1925 से 50। 1925 से 50 सामान्य परिचय। तो गद्य के प्रवर्तन सामान्य परिचय प्रकरण 1 में, 1925 से 50 में गद्य के प्रवर्तन के संबंध में सारी चीजें बताते हैं। लेकिन जो ये प्रकरण 2 इनका शुरू होता है, इसका भी नाम है प्रवर्तन, और यहाँ से इसको ये उत्थान काल में बांटते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इन्होंने फिर जो है आपका प्रकरण 2 जो है वहां से 3 उत्थान काल में इसको बांटते हैं। गद्य का प्रवर्तन कहते हैं कि गद्य के प्रवर्तन में एक पहला उत्थान होता है, फिर पहले उत्थान के बाद आप देखो कि दूसरा उत्थान होता है। तो जो दूसरा उत्थान होता है वो कब से कब तक होता है? ये 1950 से लेके कब तक होता है? 1975 तक होता है। तो पहला 25 से 50 है, दूसरा क्या है? 50 से 75 है। तो हमने क्या देखा? पहले सामान्य परिचय के नाम में इन्होंने बता दिया कि भाई 1925 से 50 जो गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान में क्या हुआ। फिर जो द्वितीय उत्थान है, द्वितीय उत्थान के संबंध में बताते कि देखिए गद्य साहित्य का जो प्रसार हुआ है, ऐसे ऐसे प्रसार हुआ, 50 से 75 में ऐसे
प्रसार हुआ है और उनको इन्होंने कह दिया कि इसमें जो द्वितीय एक प्रसार का स्तर है उसमें जितनी भी सामान्य जानकारी है वो सामान्य परिचय इसके तहत दे दिया जाएगा। तो पहला उत्थान हो गया। पहले उत्थान के बाद आपने देखा प्रथम उत्थान ये हो गया, द्वितीय उत्थान ये हो गया। अब द्वितीय उत्थान के बाद ये तृतीय उत्थान किसको नाम देते हैं? तो फिर इन्होंने गद्य साहित्य के निर्माण की बात की और जब वर्तमान गति की बात आती है तो वर्तमान गति में ये कहते हैं कि ये तीसरा उत्थान है। तो आप ये देखिए, अब ये समझ में कैसे आ रहा, 3 उत्थान में इन्होंने बांटा। प्रकरण 5 यहाँ पे देखिए कॉमन, प्रकरण 5 और 3 उत्थान काल में बांटा। और ये यात्रा कब से कब तक शुरू हुआ था? शुरुआत में आपने देखा ये यात्रा शुरू हो रहा है 1925 से लेके, है ना। शुरू एकदम जस्ट शुरू अगर आप देखें या शुरुआत में एकदम अगर आप देखें ये यात्रा तो आपने 1900 से लेके पूरा अगर देखें तो 80 तक की यात्रा है और 1900 से 80 तक की यात्रा। लेकिन गद्य साहित्य के परंपरा के प्रवर्तन से जब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं तो 1925 से 50, 50 से 75, 75 से आगे तक की ये यात्रा है। तो अब आप समझ पा रहे हैं, प्रकरण 1 आपको समझ में आ गया, प्रकरण 2 समझ में आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। 5 प्रकरण है। 5 प्रकरण में यहाँ पे पहला उत्थान इनका दूसरे प्रकरण से शुरू होता है, दूसरे प्रकरण को पहला उत्थान कहा जाता है। फिर जो तीसरा प्रकरण है, तीसरे प्रकरण को जो है ये द्वितीय उत्थान कहा जाता है, तीसरे को जो प्रसार नाम से है और जो गद्य साहित्य का वर्तमान गति नाम से है इसको तृतीय उत्थान कहा जाता है। इस तरीके से इन्होंने कैसे बांटा? गद्य का प्रवर्तन, प्रसार, निर्माण और वर्तमान गति नाम से। ये चीज है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेम चीज ऐसे ही आप देखेंगे इनका डिवीजन है जो काव्य खंड है ना, आधुनिक काल का काव्य खंड। तो ऐसे ही आधुनिक काल का काव्य खंड को विभाजित किए हैं। कैसे शुरू किए हैं? आधुनिक काल काव्य खंड और समय क्या है? संवत में 1900, संवत में ये 1900। अब इसमें भी आप कैसे देखेंगे? प्रकरण में ही देखेंगे, यानी प्रकरण में ही इन्होंने बांटा है तो हमें सबसे पहले देखना है प्रकरण में। अब देखिए प्रकरण कैसे है। प्रकरण 1, 2, 3, 4, ठीक है, अलग अलग नाम हो गया। देखिए प्रकरण 1 जो है इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? काव्य खंड। काव्य खंड, इसमें ये ध्यान रखना ये पुरानी धारा है। काव्य खंड में तो है लेकिन सबसे पहले ये पुरानी धारा से परिचित कराते हैं। फिर प्रकरण 2 जो है उसको कहते हैं ये काव्य खंड तो है लेकिन ये क्या है? प्रकरण 2 नई धारा है। तो पुरानी धारा और नई धारा। अब ये जो प्रकरण 2 है ना, यहीं से इनका उत्थान काल शुरू हो जाता है। तो जो काव्य खंड नई धारा है, यहाँ से जो इनका शुरू होता है उत्थान काल वाला सेगमेंट, तो हमें ये समझना है कि काव्य खंड नई धारा जो है यहाँ पे इसी को कहते हैं, ये शुरू हो गया है प्रथम उत्थान। अभी अगर प्रथम उत्थान हो गया है तो दूसरा वाला यानी प्रकरण 3 जो हो जाएगा वो द्वितीय उत्थान हो जाएगा और जो प्रकरण 3 है वो तृतीय उत्थान हो जाएगा, है ना। पहला वो हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये। और काव्य खंड नाम से ही है और तीनों का नाम ही आप देखेंगे ये भी काव्य खंड में नई धारा ही है और ये भी नई धारा ही है, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें देखना है कि ये प्रथम उत्थान हो गया, ये दूसरा उत्थान हो गया, ये तीसरा उत्थान हो गया। और इसका जो समय है आपको इसके समय को ध्यान रख लेना है। इसके समय में क्या चीज है? जो आपका प्रथम उत्थान वाला जो समय था ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये आपका शुरू होगा 1925 से लेके 50 तक और ये जो दूसरा वाला होगा ये आपका 1950 से 75 तक और जो तीसरा होगा, तीसरे को क्या कहेंगे? 1975 से और अब तक मान लीजिए जैसा भी है, ये 3 बिंदु कर दिया गया तो ये।
और फिर लास्ट में वर्तमान काव्य धाराएं, सामान्य परिचय। इस तरीके से पूरा कालखंड का विभाजन है। तो अब आपको समझ में आ रहा है। इसमें आप देखिए 3 उत्थान काल में बांटा गया है काव्य खंड को, 3 उत्थान काल में, है ना। 3 उत्थान काल, पहला, दूसरा, तीसरा, और सब काव्य खंड है। काव्य खंड में ही पुरानी धारा के अलावा तीनों नई धारा है। तीनों नई धारा को 25 से 50, 50 से 75, 75 से अब तक, पहला, दूसरा, तीसरा। तो क्योंकि अब हम लोगों ने ये चार्ट बना लिया है, तो इसके सहयोग से जब भी हमें लगेगा तो हम एक बार चार्ट को देख लिया करेंगे, तो हमें चीजें क्लियर होती रहेंगी। अब यहाँ से एक बार फिर से रिवाइज करा दे। आदिकाल 4 प्रकरण में था, सामान्य परिचय, फिर सब जो है सामान्य परिचय के बाद अपभ्रंश काव्य, देश भाषा, फुटकल, और इनके बाद भक्ति काल आपका कितना था, टोटल 6 प्रकरण में था। सामान्य परिचय और ज्ञानाश्री, प्रेम मार्गी, फिर राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। इसके बाद रीति काल में सामान्य परिचय, रीति ग्रंथकार कवि, अन्य कवि। आधुनिक काल में हमने आपको देखा था, तो ये बताया था आपको कि ये गद्य को समझना है कि कैसे गद्य भी 3 उत्थान काल में बटा हुआ था। और उत्थान काल तो 3 था, लेकिन प्रकरण आप देखेंगे तो प्रकरण 5 थे, है ना। शुरुआत के 1-2 को छोड़े तो 5 प्रकरण थे। जो काव्य खंड हमने देखा तो ये भी 3 उत्थान काल में बटा हुआ है, ये हमें ध्यान रखना है। 25 से 1925 से ये यात्रा शुरू होता है, और 25 से कैसे 50 जाता है, 50 से कैसे 75 जाता है ना। तो 25 से 50, 50 से 75, फिर 75 से लेके अब तक की यात्रा। और इसमें इसके बाद जब हमने यहाँ पे आधुनिक काल देखा तो गद्य और काव्य को देखा। ये पूरा यात्रा 1900 से 80 तक है, संवत से शुरू होता है। शुरुआत के 2 नाम है, प्रकरण 1 और 2, जिसमें गद्य के विकास में शुरुआत के आधुनिक काल के पूर्व गद्य की बात बताते हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली गद्य। और प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव नाम से है, गद्य साहित्य का आविर्भाव। और इनमें 3 प्रकरण में आप चीजों को, पहले तो 5 प्रकरण में बांटा गया है। नाम है सामान्य परिचय, फिर प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान करके। प्रवर्तन नाम है, फिर प्रसार नाम है, फिर निर्माण है, फिर वर्तमान गति करके नाम है। और इसके बाद आधुनिक काल काव्यखंड में आप देखो तो इसको पुरानी धारा, नई धारा, फिर नई धारा 3 है, जिसको प्रथम उत्थान, द्वितीय, तृतीय कहा गया। 25 से 50, 50 से 75, फिर अब तक। फिर बाद में लास्ट में वर्तमान काव्य धाराएं सामान्य परिचय नाम से। अब यहाँ पे जो चैप्टर है, यहाँ से अब हमें शुरू करना था काल विभाग से। मुझे उम्मीद है उसमें मैंने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन अब बार बार जब भी हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ से हम विभाजन वाला पोर्शन देख लिया करेंगे, क्योंकि वो बहुत हेडक रहता है। इन्होंने जो विभाजन किया है ना, वही बहुत ज़्यादा समस्या कर देता है समझने में। अब यहाँ से आप देखिए काल विभाग, काल विभाग नाम से ये शुरू होता है। और काल विभाग नाम से जब शुरू होता है तो ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तभी निश्चित है कि जनता की जो चित्रवृत्ति है उनके परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है। और आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ अगर उनका सामंजस्य दिखाएं तो वही साहित्य का इतिहास है। जनता की चित्रवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक। अब ये सीधे सीधे आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो जनता की चित्रवृत्ति है वो किनसे प्रभावित होती है। तो जनता जो है, ये क्वेश्चन पहले बन चुका है और इसमें गलती हो जाता है, ठीक है। इसलिए जहाँ जहाँ संभावना आप गलत कर सकते हैं उन्हीं पे ध्यान देंगे हम। जनता की चित्रवृत्ति किससे प्रभावित होती है, राजनीति से। राजनीति में कुछ उठापटक हुआ, जैसे हर्षवर्धन का काल बताया था सब स्थिरता का था, बाद में अखंड भारत छिन्न भिन्न हो गया। तो राजनीति की स्थिरता बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राजनीति रूप से अगर आप स्थित रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो आपका जो सामाजिक आधार है वो भी एक तरीके से मजबूत रहेगा, समाज सही रहेगा, साहित्य को संरक्षण मिलेगा, संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। तो राजनीति, समाज, इनसे प्रभावित होते हैं लोग। और एक तो है सांप्रदायिक, सांप्रदायिक चीजों से भी आप प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा जनता प्रभावित होता है धर्म से। तो क्या यहाँ पे आर्थिक आना चाहिए क्या, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर्थिक वाला पोर्शन अगर आएगा तो ये नहीं है, है ना। क्या क्या चीज है, जनता प्रभावित होती है राजनीति से, समाज से, धर्म से, और इनके अलावा संप्रदाय से।
ये 4 चीज़ें हैं काल विभाग में जो महत्वपूर्ण है। राजनीति, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ जनता को प्रभावित करती हैं। अतः कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ ज़रूरी होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। इन व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के कितने वर्षों के इतिहास की बात किए हैं? 900 वर्षों के इतिहास को कितने कालखंडों में? 4 कालखंड में बांटते हैं। उनमें हमने रखा आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। तो आदिकाल, जिनका नाम इन्होंने वीरगाथा काल रखा है, उसका समय क्या बताया है? उसका समय इन्होंने बताया है कि जो आदिकाल का समय है वो क्या है? 1050 से 1375। और फिर हमने भक्ति काल यानी जिसको पूर्व मध्यकाल कहा गया, उसका क्या है? 1375 से लेके 1700। और फिर जो भक्ति काल या उत्तर मध्यकाल है उसका समय हमने क्या रखा? 1700 से 1900। और जो गद्य काल, देखिए आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? गद्य काल। इंपॉर्टेंट हो गया। ये आधुनिक काल का जो गद्य वाला पोर्शन है इनका, ये इसका समय है 1900 से 84, इसलिए ध्यान रखना। और उसका नाम इन्होंने गद्य काल रखा है। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि 900 वर्षों के इतिहास को मैंने 4 कालखंडों में बड़े वैज्ञानिक तरीके से बांटा है। 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 84। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार, ये जो कालखंड है इन कालखंड की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर ये नहीं समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं हो ही नहीं सकती, होती हैं। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उनमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे आपको, जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा भी की गई है और शायद उसी ढंग की होगी जैसे वीरगाथा काल में हुआ है। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर होगा कि पहले तो उक्त काल की हम विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन देखें जो उस काल के लक्षण के तहत आएंगी। पीछे संक्षेप में उनके अलावा और प्रकार की चीजों को ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो साफ साफ इन्होंने कह दिया है। अब हम आगे देखें तो यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है आदिकाल। और आदिकाल प्रकरण 1 सामान्य परिचय, क्योंकि आदिकाल को हमने देखा 4 भागों में विभक्त किया गया है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय है आदिकाल का। तो आदिकाल का प्रकरण 1 सामान्य परिचय में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है? कहते हैं कि जो प्राकृत है ना, यहाँ पे जो है प्राकृत के संबंध में कह रहे हैं कि जो आपका प्राकृत है उस प्रकृति में आप देखो कि क्या चीजें आपको अलग दिखता है। तो जैसे ये कहते हैं कि जो प्राकृत है, प्राकृत की जो अंतिम अभ्रंश अवस्था है, जैसे हम संस्कृत पाली प्राकृत पढ़ते हैं तो संस्कृत पाली प्राकृत, प्राकृत की कहते हैं कि जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का क्या होता है? आविर्भाव माना जा सकता है। किससे माना जा सकता है? जो प्राकृत है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही मानो ये हिंदी साहित्य का आविर्भाव हम मान सकते हैं। उस समय जैसे गाथा, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा कि अगर आप ये देखो कि ये हम कब से मान के चलते हैं, जैसे इनका कहना है कि भाई हम कैसे मान के चलते हैं, हम कुछ इस तरीके से मान के चले कि ये जो अंतिम अभ्रंश अवस्था है, ठीक है, प्राकृत की जो अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हम हिंदी साहित्य का क्या मानते हैं? आविर्भाव मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से, दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता हमें कहाँ मिलता है? तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों में। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि इन्होंने कहा कि जो हमें ये चीज मिलता है, यानी दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक योगमार्गी बौद्धों की जो सांप्रदायिक रचना है उनके भीतर हमें विक्रम की 7वीं सदी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल हम 1050 से लेकर 1375 महाराजा भोज से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक मानेंगे। हाँ, ये भले ही कि जनश्रुति जो है इस काल की शुरुआत और पीछे ले जाता है इसको, यहाँ तक जनश्रुतियों में हमको कब का सुनाई देता है? यही चीज आप देखें तो 770 के आसपास जो भोज के पहले
पूर्व पुरुष राजा मान है उनके सभासद पुष्य नामक कोई बंदी जन थे, उनके दोहे में एक अलंकार ग्रंथ है, वो लिखना ये बताता है, यानी सूर्य सिंह सरोज पर इनका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें ये बताता है कि ये और पीछे तक जाता है। तो कुल मिला के आदिकाल की ये जो लंबी परंपरा है, इनके बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय ही नहीं होता कि किस दिशा में पूरी रचनाएं लिखी जा रही हैं। पूरे 150 ईयर की बात बताते हैं कि 150 में ये बात ही नहीं क्लियर होती कि किस दिशा में लोग रचना लिख रहे हैं। धर्म में लिख रहे हैं, नीति का लिख रहे हैं, श्रृंगार का लिख रहे हैं, वीर का, सब प्रकार की रचनाएं मिलती हैं और मजे की बात है दोहे में मिलती है। अब इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुस्लिमों की चढ़ाई हुआ यहाँ पे, तो तब से हम हिंदी साहित्य की विशेषता एक विशेष रूप में हम देखते हैं बढ़ता हुआ पाया जाता है। ये राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाते थे, उसी प्रकार ये अपने आश्रयदाता राजाओं के जो पराक्रमपूर्ण चरित गायन है, उनका भी वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाया जाता है, जिसे लक्ष्य करके हमने इसका नाम रख दिया वीरगाथा काल। दूसरी बात यह है कि इस आदिकाल के संबंध में एक बात और भी पता चला। क्या पता चला? साहित्यिक सामग्री को लेकर कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ तो संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ भी है, उनकी भाषा आप असंदिग्ध वाले को देखेंगे, उनकी भाषा भ्रंश है या प्राकृताभास यानी प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बधा हुआ है हिंदी। इस अभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय ये है कि ये उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा भी नहीं है जिस समय की इनकी रचनाएं मिलती हैं। ये उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिखे ही हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे। विभक्तियां, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्षों से पुराने हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वो रूप व्यवहार में लाते थे, जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। तो अभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिले, वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उनके पीछे तक पोथियों में चले आ रहे हैं। विक्रम की 14वीं सदी के मध्य में एक वो तो पुरानी परंपरा के कई कवि, संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी ही भाषा में हमें मिलता है। चलिए वीर हमीर पाबर मेड़ कंपई दिगमण रा अंधार दूरी सुररय अच्छे। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे हैं, वो ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कह रहे थे। क्या कह रहे थे? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं सदी में एक और तो विद्यापति हैं, उनकी बोलचाल की मैथिली है। इनके अलावा प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी है। बालचंद बिजावई भाषा, दू नहीं लग गई दुच्चन हासा। दूसरी ओर कबीरदास हैं, इनकी अटपटी वाणी है। ये बोल रहे हैं, अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। सारांश ये है कि अपभ्रंश की ये परंपरा विक्रम की 15वीं सदी के मध्य तक चलती ही रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का भी व्यवहार किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और एक तरफ बोलचाल की देसी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से ये सूचित किया, देसिल बैना सब जन मिट्टा ते तैसन जंपहु है वहट्टा। अर्थात ये देसी भाषा, बोलचाल की भाषा तो सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ विद्यापति ने अपभ्रंश से अलग प्रचलित बोलचाल की भाषा को कह दिया, जो अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा उनको उन्होंने देसी भाषा कह दिया। अतः हम भी इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता के अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तभी देसी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे, ये इन्होंने बता दिया। अब हमें क्या क्या चीजें इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, जो काम की चीजें हैं। तो काल विभाग के बाद जब हम आदिकाल का पहला प्रकरण सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया है। काफी चीजें आई, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो हम पहले जो है उनको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें काम की हमें देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने आदिकाल प्रकरण एक सामान्य परिचय में सबसे पहले क्या बताया है
जैसे हम लोग क्या करते थे, पहले क्या था, सबसे पहले आया क्या, संस्कृत आया, ठीक। संस्कृत के बाद हमने देखा पाली, पाली के बाद हमने देखा प्राकृत, और प्राकृत के बाद जैसे हम देखते हैं अपभ्रंश में, तो एक अपभ्रंश आप देखो कि जस्ट प्रकृत के बाद आया अपभ्रंश, इसके बाद यात्रा रही औहट की, और फिर आप देखो कि हिंदी जो खड़ी बोली। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्राकृत है इसकी भी अवस्थाएं होंगी, और प्राकृत में अगर अवस्थाएं हैं, मान लो पहली, दूसरी, तीसरी, तो मान लो जो प्राकृत की अंतिम अवस्था है, यहाँ पे यही ध्यान रखना है, इन्होंने प्राकृत की कौन सी अवस्था की बात की है, प्राकृत की अंतिम अवस्था की बात की है, प्रारंभिक नहीं, अंतिम, यानी जस्ट अपभ्रंश शुरू होने वाला हो। तो इन्होंने कहा कि जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, ये अंतिम जो है, अंतिम के साथ ही यहाँ से शुरू हो जा रहा है अंतिम अपभ्रंश अवस्था, यही से हिंदी साहित्य का आविर्भाव हम मानते हैं। उस समय यहाँ पे क्या कहा जाता था, जैसे इस समय अपभ्रंश में आप कह दे गाथा, तो जैसे ही आप कहते गाथा, तो गाथा कहने से लगता था कि किसी ने गाथा कहा है ना, तो गाथा को आप समझ लेते थे कि ये कुछ प्राकृत में कहा गया है, प्राकृत का बोल होता गाथा। और उसी समय अगर गाथा को कोई कह दे रहा, नहीं गाथा नहीं कह रहा है, अगर उसी को कह दे वो दोहा, तो आपको तुरंत ये लगता कि अच्छा दोहा कह रहा है, दोहा या दोहा कह रहा है, इसका मतलब ये वही चीज अपभ्रंश में कहा जा रहा है। तो बात तो वही हुई गाथा ही, पर गाथा को कह दिया तो प्राकृत का बोध हो गया, दोहा कह दिया तो अपभ्रंश का हो गया। तो प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, किसने कहा है इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अपभ्रंश के साथ ही अपभ्रंश प्लस प्राकृता आभास, प्राकृत का आभास, तो प्राकृताभास हिंदी, शुक्ल जी ने ये कहा है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के जो पद्य हैं, उनका सबसे पुराना पता आपको कहाँ मिलेगा, तो वो खासियत आपको मिलेगी, जिनको ये बाहर निकाल के कर देते हैं शुक्ल जी, वो है योग मार्गी जो बौद्ध है, योग मार्गी जो बौद्ध थे, ये बौद्ध के, क्योंकि इन लोगों ने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु क्या किया था, सांप्रदायिक रचनाएं, ये अपना उपदेश कैसे देते, तो इनके द्वारा जो सांप्रदायिक रचनाएं वगैरह लिखी गई, तो कह रहे हैं कि जो हमको अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का आभास मिलता है, वो कहाँ मिलता है, ये पुराना पता तांत्रिक और जो योग मार्गी बौद्ध थे, उनकी जो सांप्रदायिक रचनाएं थी उनके भीतर, और वो भी कब का, समय क्या बताया है, ये समय इसका बताया गया है विक्रम में 7वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण था उसमें ये चीज मिलता है। 7वीं शताब्दी के कौन से चरण में ये चीज मिलता है, अंतिम चरण में मिलता है। और ये चीज आपको अगर इसमें अंतिम चरण में ये चीज मिलता है, तो यहाँ पे ये समझने की बात है कि मुंज और भोज का समय क्या है, तो मुंज और भोज, क्योंकि आप पहले कवियों के संबंध में पढ़ेंगे कौन किसको क्या मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि इसका ये मतलब है, तो मुंज और भोज का समय देखिए, भोज का समय कह रहे हैं कि मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार हमको शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी देखने को मिलता है। यानी जो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का पद हमको 7वीं के लास्ट तक मिलता है, तो मुंज और भोज जो थे, तो ऐसे में तो शुद्धता के साथ अपभ्रंश या पुरानी हिंदी 1050 के आसपास मिलता है। इसलिए ये कहते हैं कि मुझे मानना होगा तो मैं क्या मान के चलूंगा, यानी मैं इसलिए 1050 से, यानी ये कह रहे हैं कि मैं जो है क्यों 1050 से लेके संवत 1375 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मुंज है, भोज है, मुंज और भोज का समय देखें तो लगभग ऐसी ही अपभ्रंश 1050 से शुद्ध साहित्य काव्य रचनाओं में पाया जाने लगता है। और ये समय जो है कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये भोज से लेके शुरू होता है, और ये यात्रा चलता है हमीरदेव, इनका उल्लेख किया था ना, भोजदेव और हमीरदेव का, तो ये भोज से लेके ये समय हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मैं तो 1050 से 1375 मान रहा हूँ, पर मैंने जिन श्रुतियों में ये चीज सुना है कि भोज के पहले जो थे राजा मान, भोज के, ये भोज हैं, और भोज के राजा, भोज के पूर्व पुरुष जो थे कौन थे, राजा मान, और ये जो राजा अरमान थे, इनके एक सभासद थे, उनका नाम क्या था,
पुष्य नाम था। पुष्य नाम था उनका। वो किसी बंदी जन का जो दोहा था, उनके दोहे में एक अलंकार लिखना ये बताती है, लेकिन कोई इसका प्रमाण नहीं, क्योंकि ये जो समय इनका बता रहे हैं ये 770 के आसपास बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मान्य है वो 1050 मान्य है, उसके पीछे मुंजिया भोज का समय मान के ये चल रहे हैं, ना कि 770 वाला। अब कह रहे हैं कि आदिकाल की एक लंबी परंपरा, और कुल मिला के ये परंपरा कह रहे हैं कि अगर देखिए 150 वर्ष के बारे में अगर देखें तो कोई विशेष रचना में पता नहीं चलता कि धर्म, नीति, श्रृंगार भी कौन सी रचना लिखी जा रही है। और इसीलिए इसको एक तरीके से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, अनिर्दिष्ट कुछ निर्दिष्ट नहीं है, लोक की विशेषताएं, धर्म की रचनाएं लिखी जा रही हैं, नीति की लिखी जा रही हैं, या वीरता की लिखी जा रही है, कुछ निश्चित नहीं है। इसलिए ये काल क्या है, आदिकाल अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति है। और यहाँ पे जो भी मुस्लिम की चढ़ाई वगैरह हुआ, जब हिंदी साहित्य का शुरुआत हुआ, तो जो राजाश्रित कवि हैं और जो चारण कवि हैं, वो लोग कुछ फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे। किस लिए? अपने राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र का गान करने के लिए। उनके पराक्रमपूर्ण चरित्र से उनको एक तरीके से उनकी जीविका हेतु पारिश्रमिक मिलता था। तो यहीं से ये जो प्रबंध की परंपरा, तो उनकी वीर प्रशस्ति गायन ये जिस तरीके से करते थे, वो प्रबंध परंपरा में करते थे। तो यहीं से प्रबंध परंपरा बेसिकली क्या हो गया, रासो नाम से। इसी को रासो करके इन्होंने कहा, मैंने इसी को टारगेट करके नाम रख दिया वीर गाथा काल, क्योंकि मुझे इसी की रचना ज्यादा मिलती है। क्योंकि हमने आपको बताया था, इन्होंने एक प्रचुरता और दूसरी प्रसिद्धि, इसी को आधार मान के ये 12 ग्रंथों के संबंध में, जो कि आप 4 साहित्यिक और 8 देश भाषा काव्य के तहत, उसी आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल नाम रख दिया। दूसरी बात कहते हैं कि इस आदिकाल के संबंध में जो मैं कह रहा था कि कुछ तो असंदिग्ध है, कुछ संदिग्ध है, लेकिन जो कुछ असंदिग्ध सामग्री मिला है वो ज्यादातर आपको अभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी से ही लगा के देखें तो हमें वो देखने को मिलता है। तो कुछ क्लियर तो है नहीं, संदिग्ध और असंदिग्ध दोनों की स्थिति है। और अभ्रंश के कहते हैं कि जो नमूने हमें पुरानेपन के कारण बोलने से जो चीजें मिलती हैं, तो एक है विक्रम की अगर देखें तो 14वीं सदी के आसपास हमें शारंगधर ने हमीर की वीरता का वर्णन किया है, वो चीज मिलता है। एक वर्णन पुरानी परंपरा में कवि हैं और उन कवि का इन्होंने बड़ा उससे जिक्र किया है। तो ये ध्यान रखना है कि आदिकाल में इन्होंने शारंगधर, जो सारंगधर थे, तो सारंगधर जो कवि थे उन्होंने किसकी जो है एक तरीके से वीरता का वर्णन किया, हमीर का। और ये पूछा जा सकता है कि ये जो है किसने बोला है, ये पंक्ति किसका है और किसके संदर्भ में है। जैसे ये कहते हैं ना कि चलिए वीर हमीर, तो इसी से आप जान जाएंगे, अच्छा ये हमीर के बारे में सारंगधर ने बड़ाई की है, प्रशंसा की है। और शुक्ल जी ने पहले प्रकरण में इनका उल्लेख किया है, चलिए वीर हमीर पाव भर, यानी वीर अमीर पांव भर मेहड़ कंपई जैसे वो चलते हैं। तो ये दिगमड़ दिगमड़ अंधार धूल सुरसर अच्छे, तो मतलब एकदम अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। और दूसरी ओर एक तरीके से इनके बारे में पहले प्रकरण में एक जो है इन्होंने खुसरो मियाँ के बारे में ये जिक्र करते हैं कि जो खुसरो मियाँ है वो कहाँ बैठे हैं, वो बैठे हैं दिल्ली में। और दिल्ली में बैठे हैं तो उन्होंने ऐसी बोलचाल की भाषा में पहले लिखा, और उसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि एक नार ने अचरज किया, है ना, एक नार ने अचरज किया, साप मार पिंजरे में दिया। इसी तरह कहते हैं, तो 14वीं सदी की बात हो गई। ऐसे ही अगर आप आओ 15वीं सदी में, तो 15वीं सदी में कहते हैं कि जो विद्यापति हैं, तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अलावा, क्योंकि विद्यापति को आप देखें तो विद्यापति किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, मैथिली के लिए है। लेकिन मैथिली के अलावा बोलचाल में जब ये आते हैं तो बोलचाल की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा में ये जो है बालचंद बिजावई भाषा, बालचंद बिजावई भाषा करके जो है देव नहीं लग गई दुज्जन हासा, इसका जिक्र करते हैं। और इसी में इन्होंने कबीरदास के बारे में भी जिक्र किया है कि लगे हाथ आप कबीरदास को भी देख लो। तो कबीरदास ने क्या किया है, कबीरदास ने अटपटी बानी में वो भी सुना रहे थे। और वो क्या सुना रहे थे, ये सुना रहे थे आगिन आगिन जो लागी नीर, आगिन जो लागी नीर करके है, आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। तो सारांश हमें यही निकल के आया कि अभ्रंश की ये परंपरा कुल मिला के 15वीं सदी के मध्य तक ये चलती रही है। अगर हम 1050 से कह रहे हैं तो 1375, लेकिन ये 15वीं सदी तक ये अभ्रंश वाली परंपरा तो चलती ही रही। और जो विद्यापति है, इनमें 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार करते हैं। वही विद्यापति तो एक ही है, लेकिन इसमें व्यवहार वो 2 प्रकार से करते हैं। एक तो वही पुरानी अभ्रंश भाषा का कर रहे हैं, जो पुरानी अभ्रंश है,
एक पुरानी अपभ्रंश भाषा का कर रहे हैं, दूसरा वो बोलचाल की देसी भाषा का कर रहे हैं, ये चीज है। देसिल बहना सब जन मीठा, अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती, वो भी कहते हैं। तो कह रहे मैं आदिकाल के प्रकरण में अब एक बात बता दूं आपको कि क्या करने वाला हूं, तो इसलिए मैं यह अर्थ स्पष्ट कर दूं कि इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनका एक काम करेंगे, संक्षिप्त उल्लेख कर देंगे, और फिर जो देसी भाषा की हमने कुल 8 रचनाओं का जिक्र किया है उनका उल्लेख कर देंगे। ये प्रकरण 1 में इन्होंने पूरा समझा दिया है। तो क्योंकि अब जो है पहला प्रकरण समाप्त हुआ तो दूसरा प्रकरण आपका अपभ्रंश भाषा का विषय शुरू होगा। समय भी 1 घंटे का हो गया। एक बार आपको दिखाते हैं इंडेक्स। यहाँ पे देखिए प्रकरण में ये डिवीजन है, इंडेक्स कहाँ गया, ये है। अभी इंडेक्स में हम लोगों ने देखा कि सामान्य परिचय के तहत जो है प्रकरण 1 आदिकाल जो है, तो इन्होंने कहा कि अब जो है यहाँ पे आपको प्रकरण 1 में हिंदी साहित्य का आविर्भाव काल, प्राकृताभास हिंदी के सबसे पुराने पद्य के बारे में, आदिकाल की अवधि, इस काल के आरंभ की अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, रासों की प्रबंध परंपरा, इस काल के साहित्यिक सामग्री पर विचार, अपभ्रंश परंपरा, देसी भाषा, ये इन्होंने कहा है। अब हमने कल शुरू करना है प्रकरण 2। प्रकरण 2 आपका अपभ्रंश काव्य से शुरू होगा, ठीक है। प्रकरण 2 हमारा शुरू होगा अपभ्रंश काव्य, जिनमें हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के नोट्स में जो है कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसी में नोट्स को भी रिवाइज इसका करा दे रहे हैं। हालांकि मैं लिख लिख के इतना ज़्यादा समझा रही हूँ कि इसमें आपको नोट्स नहीं भी वो करेंगे तो भी हम एक एक टॉपिक को बहुत आराम से समझा रहे हैं। तो हम लोग आदिकाल का प्रकरण 1 सामान्य परिचय आज देखा। प्रकरण 1 में एक तो इन्होंने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है, और गाथा से कहते हैं जैसे प्राकृत का दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, वैसे ही अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का आपको सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की कौन सी 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर ये हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक मानते हैं। कहते हैं कि धर्म है, नीति है, श्रृंगार है, वीर है, सब प्रकार की रचनाएं 150 वर्ष के भीतर मिलती हैं, इसलिए इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काल कहा गया है। आश्रयदाताओं की पराक्रमपूर्ण चरित्रों के कारण यहाँ पे प्रबंध परंपरा रासो ग्रंथ कहा गया है। महत्वपूर्ण उदाहरण में हमने बताया था कि कैसे इन्होंने पहला उदाहरण में सारंगधर के हमीर की वीरता के संबंध में चलिए वीर हमीर पावर मेड़ कंपई के बारे में, खुसरो मियाँ पहली दिल्ली से एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। 14वीं सदी में विद्यापति के संबंध में जिक्र करते हैं कि वो कहते हैं बालचंद बिजावई भाषा दूने लग गई दुचन हासा। और विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा, एक तो पुरानी अपभ्रंश भाषा का जिक्र किया और दूसरा बोलचाल की देसी भाषा का व्यवहार किया। देसिल बहना सब जन मीठा ते तैसन जब हुआ हटा, अर्थात देसी भाषा बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, इससे वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को क्या कहा है, देसी भाषा। और फिर कबीरदास का आगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया जार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। तो आदिकाल में ये कंक्लूजन पहले प्रकरण में कहते हैं कि जब मैं अब नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा, या मतलब नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगी, मतलब नेक्स्ट क्लास के संबंध में, यानी शुक्ल जी जो कह रहे हैं कि प्रकरण 2 में सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, पहले आप लोगों को अपभ्रंश के जो रचनाएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर लूंगा, फिर आगे के चैप्टर में देसी भाषा काव्य पर आऊंगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट जो रिवीजन का नोट्स होगा वो किस पे होगा, प्रकरण 2 पे। तो प्रकरण 2 कौन सा है आपका, इसके बाद का चैप्टर, तो 1-1 घंटे का एवरेज क्लास रहेगा। बहुत बड़ा क्लास हो जाएगा तो भी आपको हेक्टिक लगेगा और इतना आसान भी नहीं है,
चीज़ों को एक-एक चीज़ हम एक-एक प्रकरण में करते जाएँगे तो बहुत आराम से। तो मुझे उम्मीद है हमने आज इंडेक्स आपको समझा दिया, विभाजन बहुत अच्छे से समझा दिया है कि एक-एक चीज़। अब नेक्स्ट क्लास में हम पहले जो सेकंड प्रकरण शुरू करेंगे, उसके एक-एक टॉपिक पूरे प्रकरण में आपको क्या-क्या चीज़ें समझना है। पहले हम विषय वस्तु को समझेंगे कि इतनी चीज़ों पे बात किया गया है, फिर हम एक-एक चीज़ को लिख-लिख के समझाएँगे आपको। उसमें भले ही टाइम लग रहा है, लेकिन हम जब लिख रहे हैं तो आप भी अपने से भी ट्राई कर सकते हैं लिख के। तो आप एक-एक बिंदु पे आपकी दृष्टि जाएगी, आप समझेंगे कि क्या कहा गया है एक्चुअल में। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रह रहा होगा। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।